हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। यूनिवर्सिटी की पाठशाला में पिछली क्लास में हम लोगों ने इस मॉड्यूल नंबर 5 यानी कि ट्रांसफार्मर के इस मॉड्यूल के अंदर फेजर डायग्राम्स जो था और इक्विवेलेंट सर्किट जो था उसका कंटेंट देखना स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिव लोड अगर लगा हुआ है किसी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर, तो उसके बेसिस पर ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको वो पोर्शन पूरा समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी दो तीन फेजर्स हम लोगों ने और देखे हुए हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, नो लोड की कंडीशन का, ये सारा कुछ हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में क्या मिलने वाला है? आज के इस वीडियो में शॉर्ट सा वीडियो रखूंगा मैं, फटाफट से आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा अबाउट द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ इंडक्टिव लोड। अब आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सब पोर्शंस को जल्दी जल्दी कवर करें, सो दैट कि हम अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएं। ठीक है, तो वीडियोस इसीलिए मैंने शॉर्ट रख दिए कि अब बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में फटाफट से आपको मैं चीज़ें बता दूंगा और जल्दी से फिर हम न्यूमेरिकल कंटेंट पे आएंगे। ठीक, सो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद द इंडक्टिव लोड, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको देख रहे हैं अगर आप, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इससे पहले रेजिस्टिव लोड वाला जो कंसेप्ट था उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां तक मैंने आपको जितनी सारी चीज़ें बताई थी उसी से इस पॉइंट पर आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे रेजिस्टिव लोड का जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है वो समझ में आए और आपसे बने। ठीक है, तो एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। अगर वीडियो देख चुके हैं तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। Let us start with the practical transformer. Practical transformer on load. ठीक है, कौन सा लोड? इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड, और ये जो लोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल अपने आइडियल कंडीशन पर रहेगी। ठीक है, जिस लोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, दिस विल बी एन आइडियली इंडक्टिव लोड। तो आइडियल इंडक्टिव लोड है तो वोल्टेज करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होना चाहिए 90 डिग्री का एग्जैक्ट, वो आप शो कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर कौन सा है हमारा? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर अगर प्रैक्टिकल है तो कंडीशंस भी आपको, मतलब जब फेजर ड्रॉ करेंगे तो वहां पे प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे आप कंसीडर करिएगा। ठीक, तो इंडक्टिव लोड भले हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, बट कंडीशन पे जब फेजर ड्रॉ करूंगा तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे शो करेंगे, मतलब एज अ केस ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्राइमरी साइड। ये प्राइमरी साइड का सप्लाई वाला सेक्शन मैंने ओपन रख दिया। यहाँ पर सेकेंडरी साइड जहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट करने वाले हैं। प्राइमरी वाइंडिंग की कुछ रेजिस्टेंस होगी, कुछ रिएक्टेंस होगी, और दूसरा दूसरा इस पोर्शन पे हम लोग यहाँ पर कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है उनको ट्रेस करने वाले हैं इन दो पोर्शंस के भीतर। ठीक है, कोर लॉस कंपोनेंट हो जाएगा और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो जाएगा। और कंडीशन क्या रखें? स्टेप डाउन ही रखते हैं यहाँ पर भी। चलिए, स्टेप डाउन की कंडीशन इधर पर भी रख देते हैं। ठीक है, स्टेप अप की कंडीशन, सॉरी नॉट स्टेप डाउन, जैसा मैंने पिछले केसेस में रखा था उन्हीं चीज़ों को मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कुछ भी बीच के एग्जाम्पल्स में कुछ चेंज ना हो। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए उतने ही रिलेटेबल रहे जितने पहले थे। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लेट इट बी द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1। यहाँ पर रिएक्टेंस हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस XL1। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद यहाँ पे कोर लॉस कंपोनेंट को मैं शो कर देता हूँ एज RC RW विच एवर यू वॉन्ट। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को मैं शो कर लेता हूँ XM के फॉर्म में। ठीक है, और इस तरफ हो गई हमारे पास प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर है कुछ सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। ऑब्वियसली इधर EMF1 EMF2 से छोटा दिखेगा आपको। ठीक है, इसके इस पर्टिकुलर केस के लिए। ऐसे ही हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस होगा जिसको मैं R2 लिख रहा हूँ, और कुछ वाइंडिंग रिएक्टेंस होगी XL2। ठीक है, और इन दो आउटपुट सेक्शंस के बीच में हमारा लोड जो है वो कनेक्टेड रहेगा। कौन सा लोड रहेगा? वो इंडक्टिव लोड रहेगा इस बार। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव लोड। अब करंट वगैरह की जो कंपोनेंट्स है उनको भी ट्रेस कर लीजिए। क्या क्या हमारे पास देखिए, इस पोर्शन पे हमारे पास सप्लाई, यहाँ से हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ है भाई? I0। ठीक है, I0 की वैल्यू, I0 जो है नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट जो है उस हिसाब से हम लोग शो कर रहे हैं। और इस तरफ पे IC या IW किसी भी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा I म्यू, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। यही I म्यू जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ EMF इन दिस
पोर्शन, और ईएमएफ से भी पहले फ्लक्स की बात करेगा ये, ठीक है। मतलब फ्लक्स का जो डिपेंडेंसी है, फ्लक्स का जो क्रिएशन है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है, तो लेट देम बी n1 एंड n2 रेस्पेक्टिवली। इधर का ईएमएफ मैंने लिख दिया E1 और इस तरफ का ईएमएफ मैं लिख रहा हूँ एज E2। तो सारी की सारी कंडीशंस आई गेस कि आपको एकदम मस्त से क्लियर है। ये ईएमएफ इस पोर्शन का, ये ईएमएफ दूसरे पोर्शन का, ठीक है। N1 N2 हो गया, E1 E2 हो गया। हाँ, एक दो चीजें और, करंट यहां से हम लोग I1 करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक। यहां से I1 करंट फ्लो हो रही है। और फिर मैंने एक सिचुएशन आपको बताया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपको ये सिचुएशन बताया था कि क्योंकि इस बार हमारा सेकेंडरी जो है वो लोडेड कंडीशन पे है। सेकेंडरी कैसे लोडेड कंडीशन पे है, तो भाई हम लोगों ने इंडक्टिव लोड लगा रखा है इस जगह, ठीक है। चलिए, यहां पर हम लोगों ने एक प्योरली इंडक्टिव लोड लगा रखा है ऐसे, एक्स ऑफ लोड, एक्स लोड, ठीक, ये लगा रखा है। अब इस इंडक्टिव लोड के होने की वजह से क्या हो रहा है, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे अब एक इंडक्टिव लोड कनेक्ट कर रखा है, तो सेकेंडरी साइड में करंट जानी शुरू हो जाएगी। दैट करंट विल बी द इंड्यूस्ड करंट I2। ये जो सेकेंडरी साइड की करंट होगी इसको आप लिखेंगे I2 करंट, ठीक है। टर्मिनल पे वोल्टेज आपको मिलेगा, दिस पोटेंशियल विल बी V2। अच्छा, ये V2 की वैल्यू जो होगी E2 से छोटी रहेगी, ऑब्वियसली E2 से छोटी वैल्यू रहेगी V2 की, ओके, ठीक है। इन दोनों में क्या रेशियो है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर किस तरीके का है, इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो इसकी सिचुएशन जो है इसको लिख लीजिएगा, इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो मतलब ये हो गया कि N2 इज ग्रेटर देन N1 और सिमिलरली E1 इज स्मॉलर देन E2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। इतना कुछ बेसिक थिंग। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स का नाम मैंने बताया उसको कॉपी में जरूर से मेंशन कर लीजिएगा। पिछले भी 2 वीडियोस में मैंने सारे कंपोनेंट्स का नाम बताया, कुछ में लिखवाया भी है आपको, तो वो सारे कंपोनेंट्स को एज इट इज आप लिखिएगा। बस नया चीज यहाँ पे यही है, ये लोड जो मैंने लगाया हुआ है वो इंडक्टेंस के फॉर्म में दिख रहा है आपको, एक प्योरली इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, सपोज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। इन सभी का नाम पहले आप लिख लीजिएगा कि R1 क्या है, XL1 क्या है, कि है ना, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है, फिर यहाँ पे कोर लॉस कंपोनेंट है, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ऐसा करके सबका नाम पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद इस डायग्राम को ड्रॉ किया, वो कंपोनेंट लिख दिया, अब फेजर डायग्राम आप स्टार्ट करेंगे। फेजर डायग्राम यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से शुरू करवाऊंगा जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के केस में करवाया था। बड़ा इजी अप्रोच है, एकदम आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, उस डायग्राम को रटने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। ट्रांसफार्मर का फेजर जितना समझ के बनाएंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सेकेंडरी साइड से, सबसे बाहरी सेक्शन से, मतलब कहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम V2, ठीक है, इसी से शुरुआत करते हैं। तो लेट अस सपोज कि मैं पूछता हूं आपको V2 का कंडीशन। सबसे पहले V2 को मैं फेज के केस में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, मतलब रेफरेंस फेज के केस में ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो इट शुड बी समवेयर हियर, यहां मैं आपको दिखाता हूं V2, ठीक है। अब V2 अगर है और इंडक्टिव लोड लगा हुआ है हमारे पास, तो बताइए करंट जो होगी यहां से जो आ रही होगी, इससे ये V2 लीड कर रहा होगा कि लैग कर रहा होगा, तो भाई V2 तो लीड कर रहा होगा। करंट इस बार पीछे चलनी चाहिए ना, I2 शुड लैग फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव V2 जस्ट बिकॉज ऑफ इंडक्टिव लोड। बिल्कुल यही सिचुएशन है। चलिए, तो ये चीज कर देते हैं। I2 को हमको कैसा दिखाना चाहिए, I2 को V2 से पीछे चलता हुआ हमको दिखाना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, लेकिन I2 कितना पीछे चलेगा ये बताइए। क्या आइडियल केस में 90 डिग्री पीछे दिखा दें, कि प्रैक्टिकल केस है ना, ट्रांसफार्मर कौन सा है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो आपका जो I2 करंट होगा सेकेंडरी करंट, उसको कुछ डिग्री लैग करता हुआ दिखाइएगा, लेकिन कितना डिग्री नहीं पता, अननोन डिग्री जो है उसको हम लोग फाई के फॉर्म में मान लेते हैं, फाई या फाई 2 आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहां पर मैंने I2 शो कर दिया, ओके, चलिए डन, ये ओके हो गया। अब अगर ये I2 है, सपोज कर लीजिए कि यहां पर मैंने I2 को ऐसे कुछ डिग्री से लैग करता हुआ इससे शो कर दिया, ठीक। अब अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर कुछ ड्रॉप भी तो हो रहा होगा ना, कुछ वोल्टेजेस भी दिख रही होंगी, कौन कौन सी वोल्टेज, यहाँ पे हो रहा होगा I2 इंटू R2 का वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ हो रहा होगा I2 इंटू XL2 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। अब ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप्स अपनी इस V2 से कैसे दिखेंगे, तो भाई I2 इंटू R2 जो है, इधर का जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज V जो होगा, वो तो I2 के फेज में दिखाई देगा आपको। अच्छा, अगर ये I2 के फेज में ही दिखाई देगा
तो इसका मतलब इस वोल्टेज ड्रॉप को मैं यहाँ से ऐसा एक्सटेंड करता हुआ दिखा सकता हूँ इसी के फेज में, सेम फेज में, लाइक दिस। ये देखिए इसी I2 के फेज में इसको दिखा सकते हैं क्या हम लोग? दिखा सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकता है। चलिए ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं, दिस इज आवर I2 इंटू R2 वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, अब पीछे आइए जरा। अब देखिए I2 इंटू XL2 इसका क्या सीन होगा, ये अपने करंट से कैसा रहेगा? तो ये उससे 90 डिग्री लीड करता दिखेगा, ये उससे 90 डिग्री लीड करता हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टेंस पार्ट। ठीक है, तो इसको 90 डिग्री इस तरफ आगे बढ़ता हुआ हम लोग दिखा देते हैं जरा, अपने वोल्टेज से लैग करेगा और अपनी इस करंट से तो 90 डिग्री आगे चलता हुआ आपको दिखेगा। चलिए ठीक, सो दिस इज व्हाट, दिस इज I2 इंटू XL2 दूसरा ड्रॉप। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंडरी साइड पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊं तो क्या रिलेशन मिलेगा? चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सेकेंडरी साइड केवीएल लगाने बोल रहा हूं मैं आपको इस पूरे पोर्शन में। अगर हम लोग केवीएल लगा देंगे तो हमको ये दिखेगा कि V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 इंटू XL2 इज इक्वल्स टू E2। इन सभी को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग सेकेंडरी साइड पे, जब केवीएल लगाऊंगा मैं तो मुझे ये दिखेगा कि ये जो है ईएमएफ ये बड़ा है, इसमें से ये वोल्टेज ड्रॉप और इस वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करने के बाद जो बचता है वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है V2। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है ना, इसी के फॉर्म में एक्सप्रेशन करिएगा, इसी के फॉर्म में एक्सप्रेशन बनाते हैं। चलिए, तो यहां पे हो गया V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 XL2 को आप कंबाइन करोगे, इनका जब रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो ये आपको क्या वैल्यू देगा? यही आपको E2 की वैल्यू देगा। सो आवर दिस वैल्यू शुड बी E2। और मैंने आपको शुरुआत में बोला हुआ है कि E2 जो है इट इज ग्रेटर देन E1, तो इसका मतलब इसी लाइन पर, और आपने अगर EMF इक्वेशन पढ़ा हुआ है ट्रांसफार्मर का तो उससे भी आप रिलेट करके देख सकते हैं कि E1 E2 दोनों सेम फेज में दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने स्टेप डाउन कंडीशन लिया, स्टेप अप कंडीशन लिया है, तो E1 छोटा था, E2 बड़ा निकला उससे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट अबाउट द फ्लक्स? सिस्टम की जो मेन फ्लक्स है उसका क्या होगा? तो मेन फ्लक्स जो है वो तो E1 E2 से लीड करेगी ना। अगेन कहां से रेफरेंस लिया मैंने? रेफरेंस लिया EMF इक्वेशन से। तो EMF इक्वेशन का वीडियो अगर आप देखें आपको ये वाला पॉइंट तुरंत क्लिक करेगा। तो E1 E2 ये रहा, इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ क्या दिखेगा? फ्लक्स दिखेगा। ओके, तो इसी से 90 डिग्री अप में हम लोग फ्लक्स की लाइन जो है उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पे दिखेगा क्या? ये हाँ, अभी शायद ये बन गया। ठीक, सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ मच, दिस इज 90 डिग्री। क्या बना यहाँ पे? मेन फ्लक्स बना फाई, ये अपने E1 E2 से 90 डिग्री लीड करता हुआ बन गया। अच्छा ठीक है, अगर फाई यहाँ पे बना तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट कहाँ पे बनेगी? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी यहीं बनेगी। अच्छा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट बड़ी रहेगी कि छोटी रहेगी एज कंपेयर टू द कोर लॉस कंपोनेंट? सेकेंडरी क्लोज्ड है ना, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ज्यादा मिलेगी आपको एज कंपेयर टू द कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस कंपोनेंट बल्कि छोटा दिखेगा, IC। अच्छा, दूसरा चीज, लेंज लॉ के बेसिस पे आप देखेंगे तो ये माइनस ऑफ E1, यानी कि लेंज लॉ आप लगाएंगे तो माइनस ऑफ E1 जो होगा उससे हम इस पूरे रिलेशन को चेक कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ E1 के फॉर्म में पहले आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए। E1 उधर है तो माइनस ऑफ E1 इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, 180 डिग्री पीछे, जो कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है, so this should be what, this should be minus of E1। ठीक, अच्छा, माइनस ऑफ E1 के ही क्योंकि देखिए जो हमारा कोर लॉस कंपोनेंट है, नेक्स्ट थिंग देखिएगा, मैंने बोला यहाँ पे अब कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट की बात करना है। ठीक, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट जो है, ये जो हमारा कोर लॉस रेजिस्टेंस है उससे फ्लो होने वाली करंट है, और रेजिस्टेंस अगर फ्लो हो रही है तो कोई फेज लीड लैग तो नहीं होगा ना यहाँ पे, इट विल बी इन द सेम फेज एज ऑफ E1। तो अगर ये सेम फेज में होगा तो इसको इस डायग्राम के भीतर इसी के अंदर ड्रॉ कर सकता हूं मैं, मतलब इसी में शो कर सकता हूं, हालांकि उसकी वैल्यू छोटी है। तो आई कैन से कि इसको मैं IC को यहीं पे ड्रॉ कर सकता हूं, बट दिस कोर लॉस कंपोनेंट विल बी लो। हम अच्छे क्वालिटी का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, हमारा कोर लॉस कंपोनेंट जो है वो कम है, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा लॉसेस जो है वो नहीं है अपने सिस्टम में। ठीक, सो लेट इट बी आवर IC। अब एक बढ़िया सा चीज़ आप और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब आप इसको, आपको मैं पिछले पेज पर लेकर के चलता हूँ, यहाँ पे आप एक चीज़ और लिखिए, we can say that,
सो वी कैन से दैट हमारा आई नॉट जो है सेक्शन पर, ये देखिए आई नॉट इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ आई सी एंड आई म्यू, मतलब कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट के वेक्टर सम के बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। इसी कोर लॉस कंपोनेंट को किस फॉर्म में लिखते हैं लोग? आईसी की जगह आई डब्ल्यू भी लिखते हैं, ठीक है। इसको वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोला जाता है, तो इसलिए वैसा भी लिखा जा सकता है, पॉसिबल। इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या कि आई नॉट जो है हमारा कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट के वेक्टर सम के बराबर है। तो बना देते हैं ना। कौन से रूल से बनाए? इस रूल को क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये देखिए यहां से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, इधर से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, और जहां पर ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को मैं आई नॉट बोल सकता हूं। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये देखिए, सो दिस शुड बी व्हाट? दिस शुड बी आवर आई नॉट। ये हो गया हमारा आई नॉट। ठीक, यहां तक का फेजर मुझे लगता है कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें अभी तक इंडक्टर के इफेक्ट से एक ये चीज जो है ये आपको दिखी है कि I2 जो है वो V2 से अपना लैग कर रहा है। तो यहां तक का फेजर क्लियर है क्या सभी को? एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो हम लोगों ने लिखा कि आई नॉट जो है वो आईसी और आई म्यू के कंपोनेंट के बराबर है, सम के कंपोनेंट के बराबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, अब वापस से यहाँ पर आते हैं। मैंने आपको सर्किट डायग्राम में रजिस्टिव लोड वाले केस में एक चीज़ बताया था कि जब यहाँ से I2 करंट फ्लो हो रही है तो वो कुछ फ्लक्स क्रिएट कर रही है। क्या हो रहा है? जब यहाँ से ये I2 करंट जब फ्लो हो रही है ना, तो कुछ फ्लक्स क्रिएट कर रही है phi2। और ये जो फ्लक्स phi2 है ये हमारी मेन फ्लक्स को अपोजिशन ऑफर कर रही है, जिससे कि हमारी टोटल फ्लक्स जो निकल के आ रही है, जो हमारी नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स जो हो रही है, दैट इज इक्वल टू द मेन फ्लक्स माइनस दिस phi2। तो phi2 की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, phi m की वैल्यू को मिला करके जो टोटल फ्लक्स होगा वो उतना छोटा हो जाएगा। टोटल फ्लक्स जो होगा हमारे सिस्टम का वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ओवरऑल टोटल फ्लक्स तो कम हो जा रहा है ना, तो सर्किट की एफिशिएंसी पे तो असर पड़ेगा इसका। ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या होता है कि हमारा प्राइमरी साइड जो होता है वो इस phi2 को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ की करंट जो है, इस सेगमेंट की जो करंट है, इसको हम लोग I2 डैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? I2 डैश। I2 डैश क्यों लिखते हैं? बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू I2। ये उसी की इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ये I2 करंट जो है वो यहाँ से आपको जाता हुआ मिल रहा है, I2 डैश करंट। तो I2 डैश जो होगा इसके 180 डिग्री पीछे होगा, अपार्ट होगा, इससे 180 डिग्री अपार्ट होना चाहिए ना। तो चलिए I2 डैश जो है उस कंपोनेंट को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहां पर बनेगा अब I2 डैश कंपोनेंट। इट विल बी लाइक दिस। ये ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। ये क्या बन गया? दिस इज आवर I2 डैश। अब एक और चीज देखिए, यहां से एक और बढ़िया सा रिलेशन आपको मैं दिखाता हूं। अब I2 डैश और I0 का अगर आप यूज कर लो तो आपको सर्किट की प्राइमरी साइड की करंट जो है वो मिल जाएगी। मतलब इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर प्राइमरी साइड का करंट है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग? एक और फेजर एक्सप्रेशन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैं यहां से यूज करूंगा और इन दोनों के रिजल्टेंट के फॉर्म में ट्रेस कर लेता हूं इस लाइन को। जस्ट अ मिनट, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है इसको थोड़ा सा सही से बना लें, तो ये यहाँ कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगा खुद को, ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। बहुत ध्यान से देख करके आपको बनाना पड़ेगा, हर चीज़ एक कंसेप्ट के थ्रू बन रही है। तो अगर वो कंसेप्ट कहीं से मिस हुआ तो पूरा डायग्राम जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा I1, दिस पॉइंट शुड बी ऑफ I1। मतलब I1 जो है वो I0 और I2 डैश का कंपोनेंट है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। दिस विल बी आवर I1, ठीक है। सो दिस वन इज I1। तो अब I1 और यहाँ पर क्या है हमारे पास? माइनस ऑफ E1। चलिए अब माइनस E1 का भी कुछ करते हैं।
तो I1 तक पहुंच गए, I2 की वैल्यू, I2 डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई, IC का कंपोनेंट हो गया। अब जरा प्राइमरी साइड पे आते हैं, सेकेंडरी का काम तो कंप्लीट हो गया, प्राइमरी पे आइए, देखिए क्या क्या हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं KVL लगाने जाऊँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊं, तो मुझे किसी तरीके से यहाँ की जो सप्लाई वोल्टेज है V1 उसकी वैल्यू मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। चलिए वहां पर तो बाद में आएंगे, और देखें क्या क्या मिल सकता है। तो हमको यहाँ पे कुछ लॉसेस भी दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं प्राइमरी साइड पर? प्राइमरी साइड की इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पे जो लॉस हो रहा है दैट इज I1R1, ये एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। दूसरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है I1 इंटू XL1, सेकेंड वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और इन दोनों के हेल्प से और E1 के साथ इन दोनों का मैं सम कर दूं तो मुझे V1 मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन अगर मैं यहाँ से KVL लगा दूं, इस लूप के अंदर मैं अगर अप्लाई कर दूं KVL, तो आई कैन से कि V1 इज इक्वल्स टू हमारा बैक EMF माइनस E1 वेक्टर फॉर्म में प्लस I1R1 प्लस I1 XL1। आप इसको बैक EMF समझिए या जो EMF इंड्यूस समझिए, लेंस लॉ के बेसिस पे माइनस साइन की वजह से मैंने ये वर्ड यूज किया, तो उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो V1 का एक्सप्रेशन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अगर V1 का एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं तो पहले हमको क्या क्या ट्रेस करना पड़ेगा? I1 R1 चाहिए और दूसरा I1 XL1 भी चाहिए। ठीक है, अब वापस से फेजर पे आइए, देखिए I1 R1 को कहाँ ट्रेस करेंगे आप? I1 R1 को इसी EMF की इक्वेशन से आप ट्रेस करेंगे, लेकिन ये किसके सिमेट्रिकल होगा? ये इस I1 करंट के फेज में होगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टिव कंपोनेंट है तो उससे फेज डिफरेंस तो नहीं हो सकता, बोथ शुड बी इन फेज। तो जब आप यहाँ से ये पहला वाला लॉस रिप्रेजेंट करेंगे, ये वोल्टेज ड्रॉप को जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा कि वेक्टर लॉ जब अप्लाई करेंगे तो I1 के प्रोपोर्शनल बनाएंगे। प्रोपोर्शनल मतलब उसके इन फेज बनाइएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ बना दिया हम लोग, एंड लेट इट बी I1 इंटू R1। ठीक है, इसको क्या बना दिया हम लोग? I1 इंटू R1 के फॉर्म में। अब दूसरा I1 इंटू XL1 कैसे बनेगा? इससे 90 डिग्री अपार्ट, इससे चलिए 90 डिग्री अपार्ट उसको भी शो करते हैं, इससे 90 डिग्री अपार्ट हम लोग उसे भी शो कर देते हैं। I1 इंटू XL1 अप्रोक्सीमेटली 90 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी I1 इंटू XL1। प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उस हिसाब से आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अक्रॉस होने वाला ड्रॉप बढ़ेगा। दूसरी बात, आप सोचते होंगे कि सर I1 R1 की जो लाइन है उसको छोटी क्यों बनाते हैं? देखिए करंट तो उतना ही है, लेकिन वाइंडिंग की रेजिस्टेंस छोटी रहेगी ना। आप कॉपर वाइंडिंग यूज कर रहे हो मान लो, तो उस वाइंडिंग की, उस कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत छोटी रहती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही छोटी रहती है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो नेट हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस, वो भी छोटी वैल्यू का होगा। लेकिन चूंकि हम वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स काफी ज्यादा रखते हैं, मान लो 500, 1000, 5000, जितने भी टर्न्स हम लोगों ने रखा है उसके हिसाब से वाइंडिंग की रिएक्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो ओवरऑल जो I1 इंटू XL1 का कंपोनेंट आपको हर फेजर में बड़ा ही दिखेगा और वैसे ही दिखना चाहिए। ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए। अब मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया V का कि V1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो V1 को हम लोग माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 XL1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब इन तीनों का नेट रिजल्टेंट क्या हो जाना चाहिए? इन तीनों का नेट रिजल्टेंट होना चाहिए इक्वल टू V1। सो दिस शुड बी इक्वल टू V1। अब ये रहा आपके पास कंप्लीट फेजर डायग्राम। इस फेजर डायग्राम को कोई रटने जाए, याद करने जाए, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद भी करोगे ना तो एक ना एक पॉइंट पर कोई ना कोई डेटा मिस हो जाएगा, और हर डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हर एक डेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सो दिस इज द फेजर डायग्राम, दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ a single phase practical transformer, single phase practical transformer with inductive load, with inductive load। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट पूरा का पूरा फेजर डायग्राम। और इस पर से अगर आप चाहें तो एक दो एंगल्स आपको जो पूछा हो वो बताया, आप इसमें से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कभी नो लोड पावर फैक्टर एंगल पूछ ले अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, तो किसके किसके बीच में बनेगा? तो V1
और आई नॉट के बीच में बनेगा नो लोड पावर फैक्टर एंगल। चलिए मैं आपको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ ये चीज़। यहाँ पर V1 है ना, इनके बीच का एंगल इसको फाई नॉट ले लीजिए। इसको साइड पर आप लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो, है ना, इसको कहीं पर लिख देते हैं। हियर फाई नॉट इज द नो लोड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट जो है इनके बीच का एंगल जो है वो एंगल क्या कहलाएगा, वो फेज एंगल कहलाएगा सर्किट का। कि भाई I1 और V1 के बीच का एंगल ऑब्वियसली फेज एंगल रहेगा सिस्टम का, उसको भी आप ट्रेस कर सकते हैं चाहे तो। अब यहाँ से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जैसे ये I1 है और यहाँ पे आपका V1 है, इनके बीच का जो एंगल आप निकालेंगे इसको φ1 लिखेंगे, है ना। φ1 जो होगा वो फेज एंगल सर्किट का, I1 और V1 के बीच का फेज डिफरेंस आएगा। तो ऐसे आप रिक्वायर्ड डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर विथ कैपेसिटिव लोड। तो आई बिलीव कि आपको ये सारे फेजर जो हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं इसीलिए प्रॉपर टाइम दे दे करके एक एक फेजर को अलग अलग करवा रहा हूँ आपके लिए। एक ही वीडियो में सारा चीज़ नहीं करवा दे रहा हूँ क्योंकि उससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, सब मिक्सड अप हो जाएगा। तो जब मैंने आपको रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम करवाया, रेजिस्टिव लोड का, तो उसके बाद चाहिए था कि थोड़ा सा समय मिले आपको कि आप उसको पढ़ें, समझ लें एक बार अच्छे तरीके से, खुद से रिवाइज करके एक बार बना के देख लें, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तब आप इस पॉइंट पर आएँ तो यहाँ से आपको फिर चीज़ें कनेक्ट होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा आपके लिए, कैपेसिटिव लोड का फेजर डायग्राम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप एक बार खुद से कैपेसिटिव लोड का कंडीशन ले करके इसी फेजर को कंस्ट्रक्ट करके देखिएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें I2 का प्लेसमेंट। तो I2 इस बार कहाँ प्लेस होगा वो आपको पता है कैपेसिटर के केस में, ठीक है। AC सिंगल फेज पढ़े हुए हैं आप लोग। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पर एंड अप करते हैं। मस्त तरीके से आप पढ़ाई प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए। और हाँ, साथ ही साथ डेल्टा अकेडमी का मोबाइल ऐप जो है उसको ज़रूर से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही उसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।